Okay, so good evening and welcome to the first lecture of the chapter gravitation. ठीक है, अब देखो लास्ट जो हमने चैप्टर्स पढ़े फिजिक्स में, मोशन पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, तो उसमें यही समझा कि जब एक बॉडी को मूव करना है, ठीक है, जब कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई सी भी बॉडी, चाहे हमारे पास आसपास छोटा मोटा एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे अभी ये आपके ऊपर शायद फैन चल रहा हो, या आप जब बाहर जाते हैं तो आप कार्स को मूव करते हुए देख रहे हैं, या एरोप्लेन है, या सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई अगर मूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है, अगर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर लगा है। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अगर हमें किसी की स्पीड चेंज करनी है तो इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा है, किसी का डायरेक्शन चेंज करना है तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तभी उसका जो होगा जाके डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, स्पेशली हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि आपने ये नोटिस किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वो जो सन है बेसिकली एज अ सेलेशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, वाई, क्योंकि जब तक कोई भी चीज बाइंडेड तभी रहेगी ना, यानी आपने किसी चीज को बांधा हुआ है वो चीज वहीं पे रहेगी, यानी आपने किसी चीज से उसको बाइंड किया हुआ है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं जिसको हम जनरली देखते हैं, ठीक है, ये पूरे पूरे सन का जो है वो मीन्स चक्कर लगा रहे हैं, या सैटेलाइट प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं, तो वो मीन्स एक डेफिनेट पाथ में लगा रहे हैं, और वो जो है वो हर साल जो है दे आर डूइंग द सेम वर्क। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हाउ दे आर मूविंग द सर्कुलर ऑर्बिट्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग, क्योंकि जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो उन प्लैनेट्स को बांधने में हेल्प कर रहा है, और वो अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स में ही मूव किए जा रहे हैं एवरी ईयर एंड ईयर एंड ईयर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आप 8th क्लास को याद करो तो वहां हमने फोर्सेस को पढ़ा था। ठीक है, हमने मीन्स 9th क्लास में पढ़ा फोर्सेस के बारे में, लेकिन 8th क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। मीन्स वो फोर्सेस की कैटेगरी डिसाइड की थी कि जहां पे फिजिकल मीन्स यू कैन से टच रिक्वायर्ड है, यहाँ पे फिजिकल टच रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जिसमें को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हमने मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी किया था। यहाँ पे इंटरैक्शन तो रिक्वायर्ड है लेकिन टच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था, तो आज उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्टडी करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन नेचर बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की बात करें। So what is the gravitation basically? Gravitation is the phenomenon of attraction between any two objects in the universe. Okay, what is this? It is the phenomenon of attraction between any two objects of the universe. Any two objects of the universe. Okay, so what is the gravitation? Gravitation is simply the phenomenon of attraction between any two objects of the universe. Any two, कोई सी भी two। अभी आप जो बैठे हुए हो इस वक्त, मैं बैठा हूं, मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने मोबाइल है, मेरे सामने बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, आपके सामने बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। नहीं बेटा, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स रिक्वायर्ड है, यहां पे ग्रेविटेशन की बात हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स को इन्वॉल्व करेगा ना।
जो मैग्नेट्स फोर्स लगाते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज नॉट ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे यही बात हो रही है कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सन और अर्थ हो, चाहे वो अर्थ और एक ह्यूमन हो, चाहे वो सन और एक ह्यूमन हो, कोई भी हो, एनी टू, आपके पास इस वक्त बैठे हुए आप अपने घर पे फोर्स लगा रहे, घर आपके फोर्स लगा रहा, आपके मेरे सामने चेयर्स रखी हुई, वो मेरे पर फोर्स लगा रही हैं, चेयर्स मैं चेयर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मींस एवरी टू ऑब्जेक्ट्स हैव्स दिस फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशन, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, दैट मे बी टेरेस्ट्रियल, सॉरी सेलेस्टियल और नॉन सेलेस्टियल, that could be of any size, any shape, ठीक है, any size, any shape, any mass, किसी भी मास का के बीच में क्या लगेगा, that is gravitation. And very important is this gravitation force is never repulsive, it is always attractive, it is never repulsive. यानी इस वक्त हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन वही माइंड में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो सब एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए। भाई हम जो अर्थ के ऊपर इस वक्त हैं, या जो भी आपने अर्थ के ऊपर देखा है कि भाई वाटर रुका हुआ है, हम लोग भी रुके हुए हैं, बिल्डिंग्स रुकी हुई हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ही रुकी हुई हैं। तो अगर एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो सब इधर उधर हो जाना चाहिए, कोई इधर चिपकना चाहिए, हम लोग इधर मूव कर जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें पता है नेट फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स के बारे में। क्योंकि जब बैलेंस फोर्स, यानी फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस फोर्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप जहां पे बैठे हैं वहीं बैठे हैं, फोर्स लग रहा है, लेकिन आप जहां पे बैठे हैं वहीं बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज डिपेंड करेगी कि मैग्नीट्यूड की फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना 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 कम है कि ना के बराबर। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई सिर्फ एक उंगली रख दे तो क्या उस फोर्स से आप अफेक्टेड होगे? नहीं होगे। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव, मतलब कि एक अर्थ है और एक एप्पल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एप्पल अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो इसका मतलब कि ये आगे हम स्टडी करेंगे इस केस को, ठीक है। तो एप्पल, अकॉर्डिंग टू दिस, एप्पल अर्थ पे फोर्स लगा रहा है तो ये अर्थ भी एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, सिंपल। Which force? That is gravitational force. ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? कोई डाउट या माइंड में कुछ ऐसी चीज हो, जो पॉइंट हो, जो कहना चाहते हो? यहां पे वही है, मतलब ग्रेविटेशन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो उसी को मैंने सामने रखा कि अगर ये एप्पल है, ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये अर्थ भी इस एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन एप्पल नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ ऊपर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? इसको हम स्टडी करेंगे। वही मैंने कहा ना कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हर ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट, चाहे यहां से बैठा हुआ करोड़ों मील दूर एक स्टार हो, आप उसके ऊपर भी इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, वो भी आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन है वो हर दो ऑब्जेक्ट में के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और फिर अब स्टडी करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ है, मतलब पूरी यूनिवर्स में अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो व्हाट इट सेज, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स every object in the universe attracts every other object with a force, every other object with a force। यहां पे ये है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ये नीचे चला गया, तो अब यहां पे ये जो मैंने इसको पकड़ा हुआ था, जैसे ही मैंने छोड़ा ये नीचे गया, ये ना इधर गया ना इधर गया, ये सीधा नीचे गया, तो इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि अगर ये नीचे गया तो भाई ये अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा है, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ को भी ऊपर आना चाहिए। क्यों नहीं पता चलता है, उसका आंसर आगे मिलेगा। ठीक है, सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is one directly proportional, ये पूरा लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses। ठीक है, मतलब जो उन दोनों का मास होगा जब आप उसको प्रोडक्ट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां से क्या समझ में आया कि जितना छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट होता चला जाएगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप मास को बढ़ाओगे, ठीक है, तो वैसे वैसे यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। एंड सेकेंड वन इज दैट इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between their centers, between their centers। एक मिनट, I'm just rejoining again, okay? ठीक है, so inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये पूरा लॉ है, मतलब क्या बोल रहा है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये है। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, और इन दो सेंटर्स के बीच में मान लो डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, so what it says, this gravitational force is directly proportional to the product of their masses m1 into m2, and this gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जितना उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम अप्लाई होगा, यानी उसकी वैल्यू एकदम कम होगी। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे दोनों के बीच का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और इक्वल साइन से अटैच करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है कैपिटल जी। तो F इज इक्वल टू व्हाट, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला।
and where G is what? Universal gravitational constant. Universal gravitational constant. तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी यूनिवर्सल होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था हेनरी केवेंडिश ने। हेनरी केवेंडिश ने, ठीक है, कैलकुलेट किया इस वैल्यू को। तो ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, हाँ क्या डाउट है मोहम्मद बताइए, प्रोपोर्शनल में क्या डाउट है? प्रोपोर्शनल आपने 8th क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। वो आपको दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी, तो यहां पे ये प्रोपोर्शनल साइन आपको रिलेशन बता रहा है कि जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस आप करोगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम 1 लिखते हैं, तो यहां पे क्या बोलते हैं, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। तो यहां पे तो रिलेशन समझ में आ गया, लेकिन जब आपको वैल्यू निकालनी होगी तो वहां पे तो इक्वल साइन चाहिए ना। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन इक्वल साइन से चेंज होता है तो वहां पे कोई ना कोई आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर कि F इज ई प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो अब जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे अगर वही बॉडी रखोगे तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा ना। भाई आप 5 किलो के बॉडी कोई रखी हुई है आपने 5 किलो की, तो वो 5 ही किलो की रहेगी ना, 5 kg की। तो यहां पे वही एक ही, जब इसको हम करते हैं तो F इज इक्वल टू M इंटू A करते हैं। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, क्योंकि मास जो होता है वो बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन होता है ये आपको दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। फिर जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हो तो फिर उसके बाद वो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसको कैलकुलेट किया। अब इसी से आप अंदाजा लगाओ कि अगर इसको सामने रखते हुए अगर हम इसको देखें, देखो मान लो दो बॉडीज है, ये बॉडी है ये भी 1 kg की है और ये भी बॉडी 1 kg की है। देखो दो ऐसी बॉडी है जिनका वजन 1 kg है, 1 किलो। ठीक है, सपोज करो अपने आसपास से, अपने डेली लाइफ से। ठीक है, और इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब इनके बीच में अगर फोर्स लगेगा तो दैट विल बी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो G की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 और m1 हो गया 1, m2 हो गया 1 और r स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1 ही देगा। अब ये कैंसिल। तो देखो फोर्स कितना लगा, कितना लग रहा है, इतना न्यूटन। तो देखो इससे अब अंदाजा लगाओ कि जो क्वेश्चन माइंड में उठ रहा था कि अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त लग रहा है तो हर चीज एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रही। तो देखो 1 किलो का मास है, दो बॉडीज हैं जो 1 kg की है और वो 1 मीटर सिर्फ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। आप सोचो 1 मीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। तो उन दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अंदाजा लगा सकते हो कितना कम फोर्स है ये 6.67 × 10⁻11 मींस 4 5 6 इतना 1 2 4 5 6 10 11 इतना न्यूटन। अब ये बताओ ये क्या बहुत बड़ी वैल्यू है?
तो ये बताओ, अगर इतना 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 कम फोर्स अगर लग रहा है उसके बीच में, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा ना। बात समझ में आ रही है? इसीलिए फोर्स हमें कहाँ, मतलब ये चेयर हमारे ऊपर लगा रही है, लैपटॉप हमारे, हमें नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू इतनी कम है। इट इज प्रोड्यूसिंग वेरी वेरी वेरी, यू कैन से ना के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force when masses and the distance between them is given, F is equal to m into आप कैलकुलेट करोगे जब मास और एक्सेलरेशन दिया होगा। यस एग्जैक्टली। R is the distance between the two objects. चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, gravitational force on earth helps in binding all the terrestrial objects on the earth, helps in binding all terrestrial objects on the earth. Okay, that is what the one thing is responsible for that. Second importance क्या है? It is the gravitational force, मैं GF लिख दे रहा हूँ, gravitational force of earth which binds atmosphere. ये atmosphere जो हमारे चारों तरफ है, ये gravitational force की वजह से ही बंधा हुआ है। It is attracted towards the earth which binds the atmosphere around earth. ठीक है, it is a gravitational force only due to which rainfall is there. स्नो, मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्नोफॉल इज देयर। इसीलिए जो बारिश हो रही है वो सीधा अर्थ पे क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्नोफॉल क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। द वाटर, सीज, ओशंस, rivers, all these are on earth only. Why? Because of gravitational force. ये सब इंपॉर्टेंस है। The revolution of satellites around planets, the revolution of planets around sun or around stars, ये भी क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। द टाइड्स आर ड्यू टू, ये जो टाइड्स होते हैं ना, जो समंदर में लहरें उठती हैं,
वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ. Tides are there due to gravitational force between moon and earth. Sun and earth. ये कहां पड़ा मोहम्मद? हाँ, वही वही मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पे ये कवर हो गया ना. मैं समझा आप इसके टाइड की बात कर रहे हैं. See this, the planets around the stars. Sun is also a star ना. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स. कुछ वैल्यूज को देखेंगे ताकि वो चीज माइंड में रहे, और कुछ जब ये हो जाए तो डन लिखिए, ताकि फिर उसके बाद जो है हम लोग एक सिलेबस पे भी नजर डालेंगे कि व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू कवर बेसिकली. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये टॉपिक चल ही रहा है. ग्रेविटी के बारे में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ, उसी को ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है, उसके बारे में देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, इसके बारे में स्टडी करना. मास एंड वेट एंड फ्री फॉल. ठीक है, और उसके बाद जो फ्लोटेशन है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बियोंसी, इसके बारे में हमें स्टडी करना है. ठीक है, फिर फिजिक्स में हमारा रह जाएगा क्या? दैट इज वर्क इन एनर्जी, साउंड, दैट्स इट. ये दो चैप्टर फिजिक्स में रह जाएंगे. और बायो में हमारा रह जाएगा टिश्यूज, तो हमने कर ही लिया. टिश्यूज डन दैट, एंड प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में दो चैप्टर रह जाएंगे इसके बाद, दैट इज वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड. और बायो में सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, फूड प्रोडक्शन. ठीक है, तो यानी साइंस में इसके बाद सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, 2 फिजिक्स में और एक बायो में. वाई डू वी फॉल इल, इसमें आप देख रहे हो सिलेबस में इन लोगों ने नहीं कवर किया है, इस बार वो डिलीट कर दिया, हटा दिया. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, कुछ डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए. बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम केस लेंगे व्हेन 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच, इसको हम निकाल भी चुके हैं. ठीक है, इसको लेकिन मेंशन कर देते केस 1, दैट इज व्हेन 2 बॉडीज
each of mass 1 kg are kept 1 meter apart. 1 meter apart. तो जब ये होगा, सो द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बॉडी का मास 1 kg है, दूसरी बॉडी का भी मास 1 kg है, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितना है? 1 मीटर। ये ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था इससे पहले, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस, when a body of mass 1 kg is held on the surface of earth. Second situation, when the body of mass 1 kg is held on the surface of earth. क्या मतलब हुआ? यहां पे एक मास तो 1 kg का हो जाएगा, और दूसरा मास होगा मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ हो जाएगा दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो जो अर्थ है, ये जो अर्थ है बेसिकली, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके सेंटर, यानी जाहिर सी बात है इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी व्हाट? द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लेंगे एंड दैट विल बी व्हाट? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। यानी मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ जो आ जाएगा दैट विल बी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। तो अब जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे, ये बॉडी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगाएगी, ये अर्थ उतनी ही फोर्स बॉडी पे लगाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट विल बी 9.8 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर? यानी एक किलो की बॉडी है, वो अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? दैट इज 9.8 न्यूटन। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ये सब कैलकुलेटेड है बेटा, साइंटिस्ट की तरफ से। मास जो मैं इसीलिए तो डेटा दे रहा हूं ताकि याद करो इसको। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, now coming to the next case, that is when two bodies are heavy. When two bodies are heavy, ठीक है। तो एक मास हम अर्थ ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। दूसरा हम मून ले रहे हैं, मास ऑफ मून, एंड दैट विल बी 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून दैट विल बी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द मून। तो यहां पे जो फोर्स निकल के आएगा दोनों के बीच में, दैट इज 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ये देखो कितना फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं? यानी मून अर्थ पे इतना फोर्स लगा रहा है, अर्थ मून पे इतना फोर्स लगा रहा है। अब आपके माइंड में आ गया, जब इतना फोर्स लगा रहा है तो एक तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो सिर्फ अर्थ ही मून दोनों ही सिर्फ पूरे यूनिवर्स में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द बॉडीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच एग्जिस्ट, ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो रहा है, जो अर्थ एंड मून जो है वो इतने डिस्टेंस पे जाके, यानी 3.8 मीटर पे जाके वो क्या हो रहे हैं, वो मीन्स एक दूसरे से बंधे भी हुए हैं, ना आगे आ रहे हैं अब ना पीछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मून को सिर्फ अर्थ ही नहीं खींच रहा है, मून को दूसरे प्लैनेट्स भी, दूसरे स्टार्स भी खींच रहे हैं। तो फाइनली आके यहां पे एडजस्टमेंट हुआ है 3.84 × 10⁸ मीटर पे। अब वो उसी पे उतना चक्कर लगा रहा है उसका अर्थ का। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो, अब ये क्वेश्चन उठ रहा था कि भाई हर ऑब्जेक्ट जब दूसरे को खींच रहा है, ये अर्थ है और ये एप्पल है, ये एप्पल अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ भी एप्पल की तरफ लगा रहा है, ये एप्पल ही क्यों आता हुआ दिख रहा है नीचे? अर्थ क्यों नहीं आती दिख रही है ऊपर? तो उसका आंसर यहां पे छुपा हुआ है। देखो, वी नो दैट F इज इक्वल टू वॉट, M इंटू A। यस, अब देखो, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? F/m। मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये फोर्स लग रहा है तो फोर्स जो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। देख रहे हो, ये जो मींस एप्पल है, ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मींस मास जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा, और मास जितना कम प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए अर्थ और एप्पल कंपैरिजन, मतलब अगर आप कंपैरिजन इन दोनों को करेंगे तो एप्पल का मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन, तो एक्सेलरेशन एप्पल में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए एप्पल जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है, और अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम ना के बराबर है, तो वो हमें एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर दे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है अर्थ के पास भी मास से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर भी शिफ्ट आएगा अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है। बात समझ में आ रही? इसीलिए हो रहा है ना कि लाइक सन, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब यही है कि अभी ये हो रहा था ना कि रिसेंट अभी स्टडी आया था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता है, पता नहीं मुझे कोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी पता चला कि एलन मस्क जो है वो मतलब बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो आसमान में भेजने वाले हैं, मतलब बहुत एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो नासा ने यही मतलब वो जो उसको कंसर्न था वो यही है कि इतने सारे सैटेलाइट जब लॉन्च किए जाएंगे तो वो अर्थ के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर डालेंगे। भाई लॉन्च किए जा रहे हैं, भाई प्लान वो रॉकेट जा रहा है, इतना भारी रॉकेट है, वो जा रहा है, फिर उसके बाद वापस आएगा, जाएगा, फिर वापस आएगा। क्योंकि एलन के रॉकेट की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो लॉन्च होता है फिर वापस आ जाता है। बाकी सारे रॉकेट्स जो होते हैं वो तो अपना बस जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो फाइनली आके शटल जो होता था वही, लेकिन इसके रॉकेट की खास खास बात है लॉन्च होगा फिर आके वापस वो लग जाता है अपने लॉन्च स्टेशन पे। यही तो सबसे बड़ी खास बात है एलन के रॉकेट्स की। तो यही था कि इतने सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी तो फिर वो अर्थ के ऊपर इंपैक्ट बहुत ही मतलब जो नासा का कंसर्न था कि भाई नहीं परमिशन मिलनी चाहिए एलन मस्क को, लेकिन तभी शायद परमिशन मिल गई है। समझ रहे? तो जब हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स जो बार बार मूवमेंट करेंगे, ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा पड़ेगा ना उसके रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, उसकी शिफ्ट आ सकती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपने शायद आपने देखा हो एक एक साईफाई मूवी थी उस टाइप की
जिसमें क्या होता है कि उसको सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है। मुझे कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला, नॉट एग्जैक्टली, बहुत पहले देखी थी वो, व्हेन आई वाज लिविंग इन हॉस्टल। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद सुपर पावर्स आ जाती है। वो क्या करता है कि वो चांद को खींच देता है, ठीक है, चांद को खींच देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, अपनी पावर से। तो जब सुबह वो उठता है, वो देखता है हर तरफ तबाही मची हुई है। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस कम हो गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया। बात समझ में आ रही? तो वो जो टाइड्स थे, जो हाई टाइड्स थे, वो और ज्यादा होने लगे, ठीक है, इधर उधर अट्रैक्शन बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, तो उसका इंपैक्ट बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट्स पड़ते हैं किसके ऊपर? दैट इज द बॉडीज और उनकी पोजीशन और उनके यू कैन से स्टेटस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे जो रीजन है कि क्यों एप्पल में हमें एक्सेलरेशन दिखता है, मूव करता है, वो अर्थ क्यों नहीं दिखती, उसके पीछे रीजन ये है, द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास जितना कम होगा, एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए फिर अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स the gravitational force between two objects is F. How will this force change when first distance between them is reduced to half, and the mass of each object is quadrupled. Is quadrupled. चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ध्यान लिखिए, ताकि फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। अब देखो, यहां पे कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका हमने m1 मास मान लिया, इसका m2 मास मान, ठीक है, और इनके दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। तो कह रहा है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? F। और F क्या होता है? Gm1m2 by r स्क्वायर। मतलब ये नॉर्मली ये केस है। अब ये कह रहा है फर्स्ट में कि फोर्स कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा अगर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो हाफ कर दी जाए। मतलब कि ये जो m1 है और मास दोनों अभी सेम है, पहले केस में मास दोनों का सेम है, लेकिन अब जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? r/2। तो कह रहे कि नया फोर्स क्या होगा? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? You got the question or not? ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमें क्या निकालना है? नया फोर्स निकालना है, ठीक है। मास m1 है, तो मास जो है वो सेम है, m1 ही है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m1, ठीक है। सेकेंड मास भी सेम है, लेकिन जो नई डिस्टेंस है वो क्या है? पुराने डिस्टेंस का हाफ। हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स F? हाँ, आगे।
मोइमिन आपका क्वेश्चन हाँ अधूरा है अभी। हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? मतलब मोहम्मद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या हुआ? हाउ इज बेटा फोर्स, अरे बेटा फोर्स तो एफ ही बताए। अरे मोहम्मद प्लीज बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें इसमें क्या चीज हो गई? हाँ तो ऑब्जेक्शन कहाँ है आपका, मतलब क्या चीज नहीं समझ में आ रही है? अब देखो नया फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा क्या, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर डैश स्क्वायर, क्योंकि जो नई वैल्यूज हैं उसको तो रखेंगे ही, भाई नया फोर्स निकालना है, तो m1 m2 और r डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी g m1 m2 अपॉन, अब देखो r डैश की जगह हम r बाई टू रख देंगे, या r बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, f डैश इज इक्वल टू, देखो अब ये हो जाएगा g m1 m2, अब ये r स्क्वायर ये आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल यू कैन से कैलकुलेशन, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो जी m1 m2 आर स्क्वायर क्या है, जी m1 m2 आर स्क्वायर क्या है, इट्स द वैल्यू ऑफ f। तो जो नया फोर्स होगा, यानी जब आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, तो जो नया फोर्स होगा, अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, f, तो दैट विल बी 4 इंटू एफ, और वी कैन से दैट इज 4f, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या मिला हमें, कि जो नया फोर्स होगा जब आप दोनों की डिस्टेंस को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो नया फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट? तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहां पे हम ये देखते हैं कि भाई नया फोर्स निकालना है, मास इस केस में सेम है, सेकेंड मास भी सेम है, और जो नई डिस्टेंस है वो क्या है, r बाई टू है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, अब जो जो वैल्यूज पुट करनी थी, यहां पे सिर्फ r डैश था जिसको चेंज करना था, हमने r बाई टू में किया, और फिर उसके बाद यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि ये फर्स्ट जो जनरल केस था उसके जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मिल जाए, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, f। तो इससे ये पता चल गया नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स के क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ डिस्टेंस हाफ करने के चक्कर में। गॉट इट? ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि सेकंड केस में द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा है डिस्टेंस सेम है लेकिन मास 4 टाइम्स कर दिया गया है, मतलब अगर m1 था तो अब ये अपने मासेस के अब 4 गुना कर दिए गए हैं, लेकिन जो डिस्टेंस दोनों के बीच में वो r ही है, यानी सेकंड केस में देखो सिर्फ मास को चेंज किया गया, डिस्टेंस की कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है लेकिन मास 4 टाइम्स कर दिया गया, मतलब 4m1 एंड 4m2। अब ये कह रहा नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स हमें निकालना है। अब देखो m1 डैश जो है वो 4m1 है, m2 डैश जो है वो 4m2 है, और डिस्टेंस जो है वो सेम है, r इज इक्वल टू r, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी g m1 डैश m2 डैश अपॉन r, तो f डैश क्या हो जाएगा, दैट इज g, अब m1 डैश की जगह हम लिख देंगे 4m1, m2 डैश की जगह लिख देंगे 4m2 अपॉन, अच्छा r स्क्वायर होगा ये, r स्क्वायर, तो देखो f डैश क्या हो जाएगा, अब देखो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर,
ठीक है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी 16। अब देखो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ। तो अगर डिस्टेंस सेम रखेंगे लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट्स की जगह आप दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रख दिए जिनका मास 4 टाइम्स है, तो देखो जो फोर्स होगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, दैट विल बी 16F। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो चलिए कर लीजिए, डन लिखिए। नहीं, डेरिवेशन तो नहीं आना चाहिए। अब आपके भाई स्कूल वालों के ऊपर अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करवाया हुआ है तो मैं नहीं कह सकता। क्या उन्होंने करवाया है? हाँ, वो उस वक्त की डिमांड थी ना बेटा। देखो हर साल सिलेबस चेंज हुए हैं कोविड में, इसलिए आपने देखा कुछ चैप्टर्स पिछले उसमें नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स उसमें मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। ठीक है, तो इस वजह से पिछले जो सिलेबस था उसमें वो था derivation during the mean the in the beginning of the lecture derivation। नहीं, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया है, मैंने कहा डेरिवेशन किया? अरे वो बस वो मेंशन किया है, दैट इज नॉट द डेरिवेशन। डेरिवेशन तो जब करेंगे तो फिर उसके बाद केपलर्स लॉ को इंक्लूड करेंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी फिर उसमें डेरिवेशन के। ठीक है, चलिए फिर अब कल मिलते हैं और कल इसके और क्वेश्चंस को करेंगे, फिर और टॉपिक्स को आगे स्टडी करेंगे। तो आज हमने ग्रेविटेशन के बारे में समझा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, कल भी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े न्यूमेरिकल्स से उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेविटी पे आएंगे, फिर मास एंड वेट एंड रेस्ट टॉपिक्स दैट वी विल कवर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।